दिल्ली शहर का सबसे बड़ा होटल होटल मयूर आज किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि आज इस होटल में मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर खत्री की इकलौती बेटी इशिका की शादी थी। अंदर हॉल में एक बहुत ही खूबसूरत सा मंडप बना हुआ था, जिसमें पंडित जी बैठकर फिलहाल पूजा की चीजें देख रहे थे। सारे हॉल को व्हाइट एंड पर्पल की थीम पर बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ व्हाइट एंड पर्पल कलर के पर्दे लगे थे तथा उन्हीं कलर के बैलून, जो कि हार्ट शेप में थे, सजाया गया था। एक तरफ स्टेज बनाया गया था और उसके ऊपर लिखा गया था इशिका एंड रोनित। पूरा खत्री परिवार शादी की तैयारियों में लगा हुआ इधर से उधर दौड़ रहा था, मगर सब कुछ होने के बाद भी किसी के चेहरे पर वह खुशी नहीं दिख रही थी जो होनी चाहिए थी, सिवाय अवाना खत्री के। अनंत और अनन्या भी मेमन से शादी में शामिल थे। अनंत जहाँ बाकी की तैयारियों में शुभम के साथ हाथ बटा रहा था, वहीं अनन्या इशिका के साथ उसके रूम में उसे तैयार करवा रही थी। एक बार और सोच लो ईशु, ये शादी करके तू कहीं कोई गलती तो नहीं कर रही है। अनन्या को अभी भी इशिका का रोनित के साथ शादी करना ठीक नहीं लग रहा था। अब गलत हो या सही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इशिका ने बेमन से जवाब दिया। ये तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। मेरी पूरी जिंदगी बस सवाल ही है, इशिका बोली। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसी बातें कर रही है तू? जिंदगी कभी मजाक नहीं होती। अनन्या को अब इशिका पर गुस्सा आ रही थी। अगर मेरे नसीब में कुछ अच्छा लिखा होता तो पहले अनंत फिर आरब मुझसे दूर नहीं होते। शायद रोनी थी मेरी जिंदगी में मेरी किस्मत बनकर आया है। और वैसे भी अब वक्त इतना आगे निकल चुका है कि इन सब बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। तू चिंता मत कर, मैं खुश हूँ इस शादी से, इशिका अपने इयररिंग्स पहनते हुए बोली। तू खुश नहीं है शादी से, और यह बात मैं अच्छे से जानती हूँ इशू, अनन्या बोली। तेरे लिए शादी बस एक समझौता है, और वैसे भी रोने जैसे लड़के के साथ शादी में प्यार के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। जिससे मैंने प्यार किया उसने मेरे बारे में सोचा ही नहीं, तो अब प्यार के बारे में मैंने भी सोचना छोड़ दिया। किस्मत से मुझे तो कोई खुशी नहीं मिली, पर शायद मेरी शादी करने से मेरे पेरेंट्स को थोड़ी खुशी मिल जाए। कोई खुश नहीं है इस शादी से सिवाय तेरी मॉम के, अनन्या ने तीखे शब्दों में कहा। चलो, मॉम ही सही, कम से कम उन्हें तो खुशी मिल जाएगी, इशिका हल्के से हंसकर बोली। तो अनन्या चिढ़ गई। और तू उनकी खुशी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? देख अनन्या, मैंने भी रोनित को कभी नहीं चाहा, इशिका उसे समझाते हुए बोली। पहले मेरी शादी अनंत से टूटी, फिर अरब से। एक लड़की के लिए दो दो बार शादी का टूटना पूरे समाज में उसके परिवार की बदनामी का कारण बन जाता है। मेरी फैमिली ने जिससे शादी तय की थी उसने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया, और जिसे मैंने चाहा उसने भी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मुझे किस्मत जो भी दे उसी का हाथ थाम लूं। माना कि रोहित अच्छा लड़का नहीं है, मगर इतना बुरा भी नहीं है। वह मुझे चाहता है, वह तुम्हें नहीं तुम्हारी दौलत को चाहता है। यह बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि अवाना आंटी और रोनित मिलकर तुम्हारी दौलत को हासिल करने के लिए बस तुम्हारी शादी रोनित से कराना चाहते हैं। वजह चाहे जो भी हो, मगर सच्चाई ये है कि अब रोनित से ही मेरी शादी होने वाली है। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही सू? मुझे नहीं, अनु, अब तुम्हें समझने की जरूरत है कि यही मेरी सच्चाई है। और प्लीज अब तू कोई उलझन क्रिएट मत कर। मेरी जिंदगी में उलझने ऑलरेडी हैं। अब तू उसे और इतना मत उलझा कि मैं खड़ी भी होने लायक ना रहूं। इशिका की आवाज में बेतासा दर्द था। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर अनन्या ने उसे गले लगा लिया। आई एम सॉरी ईशु, उस समय मैं अगर बीच में नहीं आती तो कम से कम आज तू अनंत के साथ तो खुश रहती। खुशियां किस्मत से मिलती हैं अनु, तू इसके लिए खुद को दोष मत दे, इशिका हल्के से मुस्कुराकर बोली। अगर मेरी किस्मत में खुशियां होनी होंगी तो वह मुझे रोने से भी मिल जाएंगी, और अगर ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में खुशी लिखना ही भूल गया होगा तो फिर हम लाख हाथ पैर मार लें, हमारे हिस्से कुछ नहीं आएगा। इतना कहकर इशिका के भी आंखों से आंसू निकलने लगे। दोनों सहेली गले मिलकर रोने लगी। तभी दरवाजे पर आरुषि आई, और उन दोनों को गले लगकर रोते देखती है तो वह पल भर को वहीं ठिठक गई, और कुछ पल बाद फिर बोली। ईशु, तुझे बाहर सभी बुला रहे हैं। भाभी, आप इशिका को लेकर बाहर चलिए। तुम चलो आरुषि, मैं इसे लेकर आती हूँ, अनन्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली। चल, अब जब तूने फैसला कर ही लिया है
तो सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हो जा। अनन्या हल्के से हंसकर बोली। उसकी हंसी में भी दर्द था। इशिका भी जबरदस्ती मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में इशिका अनन्या के साथ हॉल में आकर स्टेज की ओर चल दी, जहाँ रोनित पहले से ही दूल्हा बनकर बैठा था। इशिका जब रूम से बाहर निकली तो शुभम, अभम और अभिलाष तीनों ही उसके पास आए और उसका हाथ पकड़कर उसकी ओर देखने लगे। सभी जानते थे कि इशिका इस शादी से खुश नहीं है, पर वह चाह कर भी अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस शादी के लिए इशिका ने ही अपनी मर्जी बताई थी। वह तीनों ही उसे बस बेचारगी से देखने लगे। इशिका उनके मन के भाव को समझ रही थी, इसलिए उसने नजरें झुका ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वह तीनों भी अब चुपचाप इशिका का हाथ पकड़े उसके साथ आगे बढ़ने लगे। रोनित ने जब इशिका को आते देखा तो उठकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते इशिका की तरफ हाथ बढ़ा दिया। इशिका ने भी नकली मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ पकड़ लिया और स्टेज पर चढ़ गई। थोड़ी देर में जयमाल हुआ। उसके बाद पंडित जी ने वर वधू को मंडप में आने के लिए बोला। जैसे ही वो दोनों मंडप में आकर बैठते हैं, अचानक हवा में एक फायरिंग हुई। सारे मेहमान डर से इधर उधर भागने लगे। खबरदार, जो कोई भी अपनी जगह से हिला तो। एक रौबदार आवाज और सबके सब स्टेचू बनकर खड़े हो गए। सभी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। नजर उठाकर देखा तो वहाँ 10-12 आदमियों के साथ एक सूटेड बूटेड नौजवान अपने हाथों में गन लिए हवा में फायरिंग कर रहा था। 30 वर्षीय वह लड़का ब्लैक कलर के सूट में क्लीन शेव के साथ काफी खूबसूरत और डेयरिंग लग रहा था। अरब खुराना। सभी मेहमान के बीच में कानाफूसी होने लगी। इस शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन, खुराना कंस्ट्रक्शन का मालिक आरब खुराना, इस तरह यहाँ। जी हाँ, 32 वर्षीय नौजवान और कोई नहीं बल्कि हमारी कहानी का नायक आरब खुराना है। अनंत और अनन्या का दोस्त आरब, जो अब खुराना कंस्ट्रक्शन का मालिक बन चुका है। और खुराना कंस्ट्रक्शन इस शहर की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और आदि उसका पीए, आदित्य मल्होत्रा। आरब अपने चेहरे पर खतरनाक भाव लिए बोला। आदि, अगर इसमें से कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश करे तो बेशक तुम उसे शूट कर देना। आरब के इतना कहते ही आदि बोला, यस सर। आरब सब पर एक सरसरी नजर डालते हुए डेविल स्माइल के साथ आगे बढ़कर मंडप की तरफ जाने लगा। आदि ने जाकर सबसे पहले सोहनलाल खत्री के माथे पर अपनी गन रख दी। इसके साथ ही बाकी लोगों ने भी परिवार के हर सदस्य को अपने गन की नोक पर रख लिया। ये सब देखकर वहां खड़े सारे लोग हैरान हो गए, जबकि सोहनलाल चीख पड़े, ये क्या बदतमीजी है आरब। आरब ने जब सोहनलाल की आवाज़ सुनी तो उनकी तरफ देखकर एक डेविल मुस्कान के साथ देखा और बोला, आज तक मैं तमीज से ही पेश आ रहा था, मगर लोगों को मेरी तमीज रास नहीं आई, इसलिए अब बदतमीजी करनी पड़ रही है। और इतना कहकर वह मंडप की ओर गया और रोनित के सर पर गन रखकर उसे उठाया। चल यहाँ से, ये अब तेरी नहीं मेरी है, कहकर उसने इशिका की तरफ देखा, जो आंखें फाड़े बस उसे हैरानी से देख रही थी। इशिका मेरी होने वाली पत्नी है और उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रोनित गुस्से से आरब को देखते हुए बोला। होने वाली पत्नी है, हुई नहीं है। आरब भी उसी के लहजे में बोला। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी होने वाली पत्नी सुहागन होने से पहले ही विधवा हो जाए। फिर रोनित के सर पर गन लगाते हुए, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना। इसके आगे आरब ने कुछ कहने की जगह अपनी गन उसके मुंह में डाल दी। रोनित की हालत पतली हो गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा और वह गू गू करने लगा। अब अगर तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो ये गोली अंदर। आरब ने इतनी ठंडे स्वर में कहा कि रोनित का चेहरा देखने लायक था। आरब ने उसे धक्का देकर आदि की तरफ धकेलते हुए बोला, इसका स्पेशल ध्यान रखना, आज के होने वाले दूल्हा थे। फिर वह इशिका की बगल में बैठ गया। पंडित जी, अब शादी शुरू करवाइए। यह सब देखकर इशिका गुस्से से उठ खड़ी हुई। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। नहीं मेरी जान, इस तरह तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इतना कहकर आरब ने एक गन इशिका की कनपट्टी पर रख दिया। अगर तुम उठी तो ये गोली चल जाएगी। तो चला दो ना गोली, कौन यहाँ मरने से डरता है। इशिका अरब की तरफ नफरत से देखकर बोली। उसकी बात पर अरब मुस्कुरा दिया और बोला, अपनी मौत से नहीं, लेकिन अपनों की मौत से तो तुम्हें डर लगेगा ना ईसू डार्लिंग। आदि, इसके पूरे खानदान को खत्म कर दो और शुरुआत इसके बड़े पापा से करना, फिर बड़ी मॉम, फिर इसके तीनों भाई, फिर। पागल हो गए हो तुम क्या, इशिका चीखी। आदि, शुरुआत करो। यस बॉस,
आदि ने कहा और जैसे ही सोहनलाल खत्री की तरफ अपना कदम बढ़ाया, इशिका चीख पड़ी, नहीं, छोड़ दो तुम उन्हें। अगर तुम चाहती हो कि यह सब सही सलामत रहे तो फिर तुम चुपचाप मेरे साथ शादी के फेरे ले लो। इशिका गुस्से और नफरत से आरव को देखने लगी। ईशु डार्लिंग, शादी के बाद हमारे पास काफी वक्त होगा एक दूसरे को देखने के लिए। फिलहाल हम शादी कर लें। पंडित जी, आप शादी शुरू कीजिए। पंडित जी भी डरते हुए शादी के मंत्रों को पढ़ने लगे। ये आरव पागल हो गया है क्या? अनन्या धीरे से अनंत से बोली। और तुम इतना मुस्कुरा के रहे हो? पागल नहीं हुआ है, बल्कि आज ही होश में आया है। अनंत धीरे से बोला। मतलब? मतलब इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल चुपचाप वह देखो जो यहाँ हो रहा है। अनन्या को कुछ समझ में नहीं आया, मगर फिर वह खामोशी से चुपचाप देखने लगी। धीरे धीरे कर शादी की सारी रस्में पूरी होती गईं। पहले वरमाला, फिर फेरे, फिर सिंदूरदान। सिंदूरदान के साथ ही पंडित जी ने घोषणा कर दी कि अब यह शादी संपन्न हुई। वहाँ हॉल में खड़े सारे व्यक्ति गन की नोक पर बस देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। पर इनमें दो लोग ऐसे थे जिनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, अनंत और अनन्या। अनंत और अनन्या दोनों ही इस बात से खुश थे कि अब रोने से इशिका की शादी नहीं हुई। पंडित जी के ये कहते ही कि शादी संपन्न हुई, आरव उठ खड़ा हुआ। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी केवल मुस्कुराकर रह गए। गन की नोक पर शादी करवाकर अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह आरव को कह सकें कि बेटा, सब बड़ों का आशीर्वाद ले लो। आरव इशिका की तरफ देखता है, जो अभी भी मंडप में बैठी एकटक शून्य में देख रही थी। उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। आरव ये सब देखकर अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, चलो बीबी, अब यहाँ हमारा काम खत्म हुआ। इशिका ने आरव को घूर कर देखा तो आरव मुस्कुराते हुए बोला, शादी के बाद हर लड़की अपने पति के घर जाती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इशिका दांत पीस कर गुस्से से बोली। साथ ही वो अपना गठबंधन भी खोलने लगी। आरव ने इशिका का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, तुम्हें क्या लगता है ये गांठ तुम खोल दोगी तो शादी टूट जाएगी? नहीं बीबी, ये शादी पूरी हो चुकी है और अब सच यही है कि मैं अब तुम्हारा पति हूँ और मेरा घर ही तुम्हारा घर है। अब सीधे तरीके से चलो, वरना जैसे गन पर शादी की है वैसे विदा भी करा लूंगा। तुम इशिका को यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। आरब, सोनलाल चीखे। और कौन रोकेगा मुझे यहाँ? आरब भी पूरे टसन से बोला। आरब, तुम इशिका के साथ सही नहीं कर रहे हो, छोड़ दो इशिका को। सुब्यम बोला। मत भूलो कि कभी इशिका से तुमने प्यार किया था, इसीलिए तो शादी कर रहा हूँ साले साहब। आरब ने सुब्यम को जवाब दिया। जब प्यार मेरा है तो शादी भी मेरी होनी चाहिए थी ना। और अब जब शादी हो ही चुकी है तो विदा करना तुम सबका फर्ज बनता है। चलो अब सब रोते रोते विदा करो मेरी बीवी को। आरब की बात सुनकर वहां खड़ा हर व्यक्ति शौक में था, खास करके इशिका और उसके परिवार वाले। वह तो इस आरब को कभी जानते ही नहीं थे। वे जिस आरब को जानते थे वह तो सीधा साधा और सबकी मदद करने वाला लड़का था, मगर इन 3 सालों में किसी माफिया से कम नहीं लग रहा था। इतना बदलाव सबके लिए उसे एक्सेप्ट करना अनएक्सपेक्टेड था। अनन्या तो बस मुंह फाड़े आरब को देख रही थी, जबकि अनंत धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। वहीं इशिका अभी भी शौक में खड़ी थी। उसके लिए भी यह सब किसी आश्चर्य से कम नहीं था। एक बार फिर आरब ने इशिका का हाथ पकड़ा और उसे वहां से जबरदस्ती अपनी गाड़ी में ले गया। अरब के जाते ही सभी गार्ड्स और आदित्य उन सबको वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। उन सबके जाने के बाद खत्री परिवार में जैसे जान ही ना बची हो। सब जहाँ थे वहीं सहारा लेकर बैठ गए। कुछ मेहमान जो खत्री परिवार के हितैषी थे उनके पास आए और उन्हें सांत्वना देते हैं, जबकि वह खुद अंदर से डरे हुए थे। इसलिए मौका मिलते ही सभी मेहमान एक एक करके वहां से चले गए। अब वहां पर सिर्फ खत्री परिवार और ओबराय परिवार ही रह गया था और सभी हताश थे। मगर अबाना खत्री और रोहित गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। इतना सब कुछ होने के बाद रोनित ने अपने गले की वरमाला को तोड़ा और वहां से चला गया। उसके जाते ही अबाना भी वहां से चली गई गुस्से में। यह सब देखकर अनन्या धीरे से वहां से रूम में गई और फिर किसी को फोन करने लगी। यह नहीं हो सकता है, नहीं, यह नहीं हो सकता। रोनित अपने कमरे में आकर गुस्से में सारी चीजें इधर उधर फेंक कर तोड़ रहा था और साथ ही चिल्ला भी रहा था। आरब, तुम मेरे इतने दिनों की मेहनत पर पानी नहीं फेर सकते हो। मुझे इसी का चाहिए, इसी का चाहिए मुझे। तभी अंदर अबाना आती है।
अब इस तरह से चीखने चिल्लाने का क्या फायदा? वो समय क्यों नहीं उसे रोका जब वह इतने लोगों के सामने इशिका से शादी कर रहा था? आप मुझे सलाह देने के बजाय खुद भी तो ये कर सकती थी, रोनित गुस्से से बोला। रोनित के इतना बोलते ही अबाना उसे गुस्से से घूरने लगी। अगर आप सोचती हैं कि मैं आपके इस तरह देखने से डर जाऊंगा तो आप गलत समझ रही हैं। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही आपसे डर लगता है। रोनित भी अबाना को गुस्से से घूरते हुए बोला। आरब की इशिका से शादी होते ही उसकी जायदाद तो आप भूल ही जाइए। अब अगर मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा तो आपके हाथ भी कुछ नहीं आने वाला है। कुछ ज़्यादा ही जल्दी तुम्हारे सुर ऊंचे नहीं हो गए रोनित? अवाना उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोली। तुम मत भूलो कि आज भी तुम्हारी अय्यासियों के खर्चे मैं ही उठाती हूँ। इशिका से तुम्हारी शादी हो जाती तो तुम बेशक उसके हिस्से के जायदाद के मालिक बन जाते, मगर अब तुम आज भी वही हो जो कल थे, भिखारी के भिखारी, मेरे सामने हाथ फैलाने वाले। आंटी, रोनित गुस्से से चीखा। बुरा लग गया? अले ले ले, मेरे बच्चे को बुरा लग गया? अवाना नाटकीय ढंग से बोली। मगर मुझे सच कहने पर तुमने ही मजबूर किया है। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इशिका की दौलत से मतलब है? अगर तुम ऐसा समझते हो तो तुम मुझे बहुत गलत समझ रहे हो रोनित। अवाना खत्री एक बार फिर गुस्से से रोनित को देखकर बोली। मुझे उसकी दौलत का कोई लालच नहीं है। मैं तो बस उसे बर्बाद होते देखना चाहती हूँ। मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि वह तुम्हारे साथ शादी कर ले और उसकी सारी जिंदगी जहन्नुम बन जाए। मगर आरब ने बीच में आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। इतना कहकर अमाना चुप हो गई। मगर आप उससे इतना नफरत करती ही क्यों हैं? रोनित अमाना को गहरी नजरों से देखते हुए बोला। कि उसकी पूरी जिंदगी को नर्क बनाना चाहती हैं? आखिर इतनी नफरत क्यों है उससे? उससे मुझे नफरत करने के लिए इतना रीजन ही काफ़ी है कि वह मेरी सौतेली बेटी है। बरसों बरसों मैंने प्रतीक्षा की थी इस दिन की। इशिका की बर्बादी मेरा सपना बन गया था और अब जब मेरा सपना पूरी तरह से पूरा होने वाला था तो उस आरब ने आकर आंखों से मेरी नींद ही चुरा ली। नहीं आरब, तुमने इस बार बिल्कुल ठीक नहीं किया। इसका जवाब तो देना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ आरब इशिका को लेकर अपने बंगले पर पहुंचा। एक बहुत ही बड़ा शानदार बंगला, लगभग 2000 गज में फैला हुआ। बंगले के बाहर एक बड़ा सा शानदार गेट। उस गेट को पार कर गाड़ी एक सुंदर और लंबे रास्ते पर चल दी, जिसके दोनों तरफ खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों का बगीचा था। बगीचे के बीचों बीच दोनों तरफ एक एक फाउंटेन था, जिसमें संगमरमर की एक मूरत अपने हाथों में कलश लिए खड़ी थी और उसमें से पानी निरंतर निकल रहा था। शानदार पोर्च को पार कर आरब इशिका को लेकर बंगले के अंदर दाखिल हुआ। वह भी अंदर कदम रखने ही वाला था कि एक कड़क आवाज वहां गूंजी। वहीं पर रुक जाओ आरब। इस आवाज के साथ ही वहां एक लगभग 50-55 वर्ष की उम्र की एक बहुत ही प्रभावशाली महिला सामने आकर खड़ी हो गई। उनके चेहरे से सौम्यता टपक रही थी। उनके हाथों में इस वक्त पूजा की थाल थी और चेहरे पर मुस्कुराहट। ये आरब की माँ थी, कांता देवी। आरब चुपचाप खड़ा हो गया तो वह बोली, बेटा पहली बार बहू घर आ रही है, बिना स्वागत किए तो नहीं आने दूंगी ना। इस पर तुरंत आरब के पिता मोहनदास खुराना बोले, तुम्हें शादी करनी थी तो कम से कम हमें तो बता देते। इस तरह शादी करने की क्या जरूरत थी? अपने पिता की बात सुनकर आरब खामोश हो गया। वह गुस्से में था, इसलिए इस वक्त अपने पिता के सवालों का जवाब मैं नहीं देना चाहता था, या यूं कह लो कि उन्हें सच्चाई नहीं बताना चाहता था। उसके खामोश चेहरे को देखकर कांता देवी तुरंत बोली, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि तुमने शादी कर ली। कांता देवी बोली, कैसे की, किससे की, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चल अब बहू को घर प्रवेश करने दे। आरब खामोशी रहता है, परंतु इसी का गुस्से से आरब की तरफ देखती रहती है। वह चाहती तो इस वक्त बहुत कुछ बोल सकती थी, मगर वह सचमुच में आरब की माँ और पापा की इज्जत करती थी, इसलिए उनका अपमान नहीं करना चाहती थी। बस इसलिए उसने भी जहर का घूंट पीकर चुप्पी साधे रही। इसी का बेटा, तुम अपने दाहिने पांव से यह कलश गिराकर घर में प्रवेश करो। इशिका ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और एक गहरी सांस लेकर फिर धीरे से अपनी आंखें खोली और चावल के कलश को अपने दाहिने पैर से हल्का सा ठोकर मारकर अंदर की ओर गिरा दिया। रोशनी आलते की थाल ले आना। जी मैम साहब कहकर रोशनी आलते की परात लेकर आई। बेटा अब इसमें अपने पैर रखकर
तुम अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए मंदिर में चलकर भगवान का आशीर्वाद ले लो। कांता देवी के ऐसा कहते ही इसिका उस परात में अपने पैर को डाल दिया और उसके बाद वह छाप छोड़ती हुई घर के मंदिर की तरफ चल दी। आरब भी उसके पीछे पीछे गया। दोनों भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। आरब अपने मन में, हे भगवान, आप जानते हैं कि ये शादी मैंने क्यों की है। बस आप इतनी हिम्मत दें कि मैं अपने इरादे पर कायम रह सकूं। वहीं इसिका हाथ जोड़ते हुए, हे भगवान, आपने जबरदस्ती तो मुझे इस रिश्ते में बांध दिया है, मगर मैं बहुत जल्दी इस धोखेबाज इंसान से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मैं इसके साथ एक छत के नीचे कभी नहीं रह सकती। आप मेरी मदद करिएगा भगवान। इतना कहकर इसिका ने भगवान के आगे सिर झुकाया। रोशनी, तुम इसिका को आरब के कमरे में ले जाओ, कांता देवी ने रोशनी से कहा। तो वह इसिका को लेकर ऊपर की तरफ चल दी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है आरब, मोहनदास ने कहा। पापा, मैं अभी ऊपर से आता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। इतना कहकर आरब इसिका के पीछे चल दिया। ओबराय फैमिली को भी आरब की हरकत नागवार गुजरी। सब उससे खपा थे। आरब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़े पापा गुस्से से बोले, अरे खत्री जी की भी कोई इज्जत है, एक रुतबा है समाज में। आरब ने सरेआम उनकी इज्जत को नीलाम कर दिया है। हाँ, मगर आरब और इसिका एक दूसरे से पहले भी प्यार करते थे, बड़ी मम्मी ने कहा। और वैसे भी रोनित इसिका के लिए अच्छा नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। पता नहीं क्यों इसिका ने रोनित से शादी करने के लिए हाँ कहा। अगर रोनित अच्छा लड़का नहीं था तो ये बात शांति से बैठकर पहले ही हो सकती थी। इस तरह शादी के मंडप में कुछ भी कहिए भाभी, आरब ने सचमुच में बहुत गलत किया है। ये सब अनंत के डैड बोले। इसिका का सारी जिंदगी तमाशा बनने से तो अच्छा है कि चंद घंटे के तमाशे से उसकी सारी जिंदगी संवर गई। अनंत की मॉम ने भी अपना मत दिया। सब आरब और इसिका को लेकर कुछ न कुछ कह रहे थे। कोई उसे और उसकी हरकत को अच्छा कह रहा था तो कोई गलत ठहरा रहा था। मगर अनंत अनन्या चुपचाप सब सुनते रहे और फिर वहां से उठकर अपने रूम में चले गए। ड्राइंग रूम में आती अनन्या अनंत के गले लग गई। आई एम सो हैप्पी अनंत, आरब ने इसिका से शादी कर ली। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। क्या बात है, इतनी खुश तो तुम हमारी शादी पर भी नहीं हुई थी। अनंत अनन्या को अपनी भाव में भरते हुए बोला। अपनी शादी में कैसे खुश होती जब पता ही नहीं था कि शादी किससे हो रही है। तो अनन्या मुस्कुराते बोली। हाँ, अनंत उसके चेहरे को एकटक देखते हुए बोला। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आरब ने सही समय पर सही निर्णय लिया। तो आपको नहीं लगता कि हमें चलकर उसे बधाई देनी चाहिए? अभी आज सभी खपा है, माहौल को शांत होने दो, हम भी चलेंगे, अनंत बोला। अनंत, मुझे तो बहुत डर लग रहा था लास्ट तक। पता नहीं इसिका रोनित के साथ शादी करने के लिए तैयारी क्यों हो गई। रोनित मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है। उससे शादी होने के बाद इसिका की जिंदगी नर्क बन जाती, अनन्या मुंह बनाते बोली। ये सब अवाना आंटी और रोनित की साजिश थी, जिसमें आरब और इसिका दोनों फंस कर रह गए। कैसी साजिश? एक ऐसी साजिश जिसने दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। और इससे ज्यादा कुछ मत पूछो इस वक्त, अनंत बोला। इस वक्त हमें उन दोनों पर ध्यान देना होगा। दोनों एक दूसरे से गुस्सा हैं। हमें उनके बीच की गलत फहमियाँ मिटाकर उनकी लाइफ सेटल करनी है, अनंत बोला। आपने बिल्कुल सही कहा आनंद। मैं तो हमेशा सही कहता हूँ बीबी, बस तुम ही ध्यान नहीं देती हो, वह अनन्या को वापस अपनी ओर खींचते हुए बोला। मैं आप पर ध्यान नहीं देती, अनन्या अपनी आंखें बड़ी करती हुई बोली। बिल्कुल, अब तो मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करती हो, अनंत उसके बालों को एक साइड करते हुए बोला। अगर प्यार नहीं करती तो हमारे बीच हमारे प्यार की निशानी हमारा अनबह कैसे आता? अनन्या भी शरारत से बोली। तो अनंत उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला। और उसे आए 2 साल हो गए हैं, अब उसे भी अपने छोटे भाई बहन की ज़रूरत है। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो कम से कम अभी तक खुशखबरी तो आ ही जाती, अनन्या गुस्से से अनंत को धक्का देते हुए। अब सोचना भी मत अनंत, हमारे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। क्या? अनंत शॉक्ड होकर। मगर मैं तो पूरा क्रिकेट टीम चाहता था, अनंत अभी भी सीरियस था। क्या? अनन्या आंखें फाड़े अनंत को देखने लगती है और फिर अचानक उसे चक्कर आने लगता है और वह अपना सर पकड़कर गिरने ही वाली होती है कि अनंत उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। अनन्या, अनन्या, मैं बस मजाक कर रहा था। सच में तुमसे जो कुछ भी कहा बस एक शरारत था।
तुम अभी तक मेरे साथ शरारत कर रहे थे? अनन्या गुस्से से बोली। दूर हटो मुझसे। वह अनंत को धक्का देने लगी, मगर अनंत उसे नहीं छोड़ता है। तुम बहुत बुरे हो। ऐसा भी कोई शरारत करता है क्या? पता है मैं कितनी घबरा गई थी। बाप रे बाप, 11 बच्चे! मुझे तो सोचकर ही चक्कर आने लगे थे। अनंत हंसने लगता है। अनन्या भी मुस्कुरा देती है। जीवन में थोड़ी शरारतें भी होनी चाहिए, मगर तुम करने कहाँ देती हो? इतना कहकर अनंत अनन्या के पेट पर गुदगुदी करने लगता है। अनंत, अनन्या हंसते हुए, अनंत मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मगर अनंत उसको गुदगुदी करना नहीं छोड़ता है और अनन्या हंसते हंसते बेड पर जाकर गिर पड़ती है। अनंत भी उसके ऊपर आ जाता है और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। आनंद धीरे धीरे अनन्या के होठों की तरफ बढ़ता है। तभी दरवाजे को कोई नॉक करता है। आवाज सुनकर दोनों एक दूसरे से जल्दी अलग होते हैं। दरवाजे पर उसकी मम उसके 2 वर्ष के बेटे अनबय को लिए खड़ी थी, जो सुबक रहा था। अनंत अपनी मम को वहां देखकर झेप जाता है। मम, आप? अनबर रो रहा था तो उसे इस तरह से नजर चुराते देख बोली। उन्हें भी इस तरह से अपने बेटे बहू के सामने awkward फील हो रहा था। मम्मा, अनबर अपनी दोनों बाहें फैलाकर सुबकते हुए अनन्या को देख रहा था। आप अंदर आइए ना मम, मैं भी नहाकर आता हूँ। इतना कहकर अनंत जल्दी से बाथरूम में चला जाता है। अनन्या अभी भी उनसे नजरें चुरा रही थी। अब तुम लोगे भी अपने बेटे को, या मैं यहाँ पर ही खड़ी रहूं? नहीं, मैं लेती हूँ, कहकर अनन्या ने अनबे को अपनी गोद में लिया। मम, आप अंदर आइए ना, मैं बस इसे लेने आने ही वाली थी। अनन्या अभी भी उनकी तरफ नहीं देख पा रही थी। उसकी घबराहट देखकर अनंत की मॉम ने अनन्या के सर पर हाथ रखते हुए कहा, इतना घबरा क्यों रही हो? तुम कोई चोरी नहीं कर रही थी। अनंत तुम्हारा पति है और पति पत्नी के बीच में ऐसी बातें होती रहती हैं। आई एम सॉरी मम। किस लिए? वो वो मम, मैं सॉरी नहीं, तुम तो थैंक यू की हकदार हो। उनके ऐसा कहते अनन्या उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। जब से तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो, मेरा बेटा हर पल खुलकर जीने लगा है। वरना उसने तो जैसे जिंदगी से मुंह मोड़ लिया था, बस सांसें ले रहा था। थैंक यू उसकी जिंदगी में आने के लिए, उसे इतना सारा प्यार देने के लिए और उसे फिर से मुस्कुराना सिखाने के लिए। मम, थैंक यू की हकदार मैं नहीं, आप सभी हैं, जो आपने मुझ जैसी अनाथ को इतना प्यार और सम्मान दिया। मैंने तो बस अपना फर्ज पूरा किया है। फिर भी थैंक यू इस बात के लिए ही। इतना कहकर मैं मुस्कुरा दी तो अनन्या भी मुस्कुराने लगी। पर इन सब में मेरे पोते को मत भूल जाना, वह तुम्हारी गोद के लिए रो रहा था, इसलिए मुझे आना पड़ा। वरना मैं भी तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती। उनकी बात सुनकर अनन्या एक बार फिर शर्मा गई। वैसे तुम दोनों को देखकर लग रहा है कि तुम दोनों को आरव और ऋषिका की शादी का कोई दुख नहीं है। नहीं मॉम, ऋषिका बिल्कुल सही हाथों में गई है। आरव को आप सब जानते हैं, बरसों हम सबके साथ रहा है वह। लेकिन उस रोनित को मैं जानती हूँ। अगर उस रोनित से ऋषिका की शादी हो जाती तो सारी जिंदगी उसके नसीब में सिर्फ आंसू ही आते, जबकि आरव उसे हमेशा खुशियां ही देगा। जीवन भर की खुशी के बदले में अगर कुछ पल का गम भी मिले तो ये घाटे का सौदा नहीं है। अनन्या बोली, जैसे मैंने सब कुछ खोकर आप सबको और आनंद को पाया है, मैं आज खुद को जैसे खुदकिस्मत समझती हूँ, वैसे इसका भी एक दिन खुद को आरब का साथ पाकर खुशकिस्मत समझेगी। मगर इस तरह जबरदस्ती शादी, यह सब आराम से भी तो हो सकता था। मम, आप जानती है ना इन दोनों के बीच में कैसे हालात रहे हैं। अनंत बाथरूम से बाहर आता हुआ बोला। इस वक्त वह सिर्फ एक टॉवर में था। उस हालात में अगर आरब इशिका का हाथ मांगता तो कोई भी शादी के लिए तैयार नहीं होता। खुद इशिका ही आरब को गलत समझती है। और दूसरी बात, आरब के पास वक्त भी नहीं था बिल्कुल, शायद इसलिए उसने ऐसा किया। शायद? मतलब तुम्हें भी नहीं पता था कुछ? नहीं मम, इन सब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। आनंद बोला। लेकिन मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। इशिका सिर्फ मेरी सहेली नहीं, मेरी बहन भी है। अनन्या बोली। उसके साथ कुछ गलत होता देखती तो मुझे बहुत दुख होता। मैं तुम दोनों के रिश्ते को समझती हूँ बेटा, जाकर उससे मिल लेना। इस वक्त तुम दोनों की जरूरत होगी और तुम दोनों को भी अच्छा लगेगा उससे मिलकर। इतना कहकर आनंद की मम वहां से चली गई। आरब जब रूम में पहुंचा तो इशिका गुमसुम सी कमरे में खड़ी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे। आहट सुनकर इशिका ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां आरब खड़ा था।
इशिका ने नफरत से मुंह मोड़ लिया। यह सब देखकर आरब मुस्कुरा दिया और फिर उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर इशिका आश्चर्य से आरब को देखते हुए बोली, दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? उसकी बात सुनकर आरब के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। मेरा रूम है, मैं दरवाजा खोलूं या बंद करूं? आरब, मत भूलो कि मैं भी यहाँ हूँ, और तुम मत भूलो कि तुम अब मेरी बीवी हो। तो मैं अपनी बीवी के साथ दरवाजा बंद करके एक ही रूम में रह सकता हूँ। डोंट क्रॉस योर लिमिट आरब, इसी का गुस्से से बोली। लिमिट तो मैं बरसों पहले ही क्रॉस कर चुका हूँ माय डियर। आरब के चेहरे पर गुस्से की लाली उभर आई। तुम्हें याद है ना? और जब मैं दूसरों के साथ में लिमिट क्रॉस कर सकता हूँ तो तुम तो मेरी खुद की बीवी हो। हक है मेरा तुम पर। आरब इशिका के करीब जाकर उसकी कमर में हाथ डालकर खुद से सटाते हुए बोला, बीबी, हक, माई फुट। अब चुपचाप जाओ यहाँ से। इशिका अरब से खुद को छुड़ाते हुए बोली। अब ये अलग बात थी कि वह कामयाब नहीं हो पा रही थी। कोशिश बेकार है बीबी, मेरी पकड़ से छूटना इतना आसान नहीं है। तुम यहाँ क्यों आई हो? इशिका कसमसाते हुए बोली। ये मेरा कमरा है और यहाँ आने के लिए मुझे कारण नहीं चाहिए। वह इशिका के कंधे से बाल हटाते हुए बोला, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि आज हमारी शादी हुई है, तो इस तरह से हमारी फर्स्ट नाइट है। इशिका अरब की बात सुनकर आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी कर देखती है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। मगर ये अलग बात है कि मुझे अब तुम में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। अरब आगे की लाइन पूरी करते हुए उसे धक्का दे देता है, जिससे इशिका बेड पर जा गिरती है। एक बात याद रखना, अब तुम इस घर की बहू और मेरी बीवी हो, तो दुनिया की नज़र में वही बनी रहो तो अच्छा है तुम्हारे लिए। इतना कहकर अरब वहां से जाने के लिए मुड़ गया। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रहने वाली हूँ मिस्टर अरब। देखना, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे मेरे घर वाले लेने के लिए आते ही होंगे। तुम्हें यहाँ से जाने देने के लिए नहीं लाया हूँ मैं। अब तुम आरब खुराना की प्रॉपर्टी हो, इसलिए तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है। व्हाट रबिश! मैं कोई चीज नहीं हूँ जिस पर तुम अपना हक जताओ। मैं एक इंसान हूँ। याद है एक दिन तुमने कहा था कि हम गरीब लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है? तो आरब खुराना का कद अब तुमसे बड़ा है और तुम्हारा कद मेरे सामने छोटा, इसलिए तुम भी अब इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। इशिका दौड़कर आती है और आरब का कॉलर पकड़ लेती है। समझते क्या हो तुम अपने आप को? बंदूक की नोक पर मुझसे शादी करके इस तरह खुद को 30 मार खान समझ रहे हो? कल के कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम देखते रहना। लेट्स सी बीबी, मुझे उस पल का इंतजार रहेगा। मुझे भी देखना है कि अब कौन इस आरब खुराना के सामने खड़ा होने की हिम्मत रखता है। फिर वह इशिका की कलाई को इतनी जोर से पकड़ता है कि उसे अपने हाथों की हड्डी टूटती हुई महसूस हुई और खुद ब खुद आरब का कॉलर इशिका के हाथ से छूट गया। इशिका के मुंह से सिसकी निकल गई। आइंदा से याद रखना कि अब ये कॉलर आरब खुराना का कॉलर है। इसे हाथ लगाने की जुर्रत गलती से भी मत करना। इतना कहने के बाद आरब इशिका को एक बार फिर जोर से धक्का दे दिया तो वह जाकर ड्रेसिंग से टकरा गई और उसके माथे पर खरोंच आ गई, जिससे हल्का खून निकलने लगा। आरब वहां से हटा और नीचे आया, जहां उसके मम्मी पापा उसका इंतजार कर रहे थे। मगर आरब उससे नजर बचाकर बाहर की तरफ जाने लगा। आरब, मैंने कहा तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। मोहनदास उसे इस तरह जाते देख गुस्से से बोले। उनकी आवाज सुनकर आरब अपने गुस्से को जब्त करता हुआ वापस उनकी ओर अपना चेहरा किया। कहिए, क्या बात करना चाहते हैं आप मुझसे? उसके इस तरह कहने पर मोहनदास को बहुत गुस्सा आया, पर फिलहाल उन्होंने इसे इग्नोर किया और बोले, तुमने इशिका से शादी क्यों की? उनके इस सवाल के जवाब में आरब ने सीधे कहा, बदला लेने के लिए। मोहनदास और कांता देवी दोनों को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह आश्चर्य से आरब को देखने लगी। बड़ी मुश्किलों के बाद उनके मुंह से आवाज निकला, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आरब? मैंने ऐसा क्या कर दिया है पापा? मैं तो इशिका को वही लौटाना चाहता हूँ जो जो उसने मुझे दिया है। दुख। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ बेटा, मगर तुम ये मत भूलो कि इशिका एक लड़की है। उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, गलत फहमी में किया, और गलती से किया गया गुनाह भी माफी के काबिल होता है। मगर तुम जानबूझकर किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो?
ये तो हमने नहीं सिखाया तुम्हें। ऐसे संस्कार तो नहीं थे हमारे। कांता देवी गुस्से से बोली। संस्कार सीख। आरब तंज से मुस्कुराया। आप बता सकती हैं मम्मी, आज के जमाने में इनकी कीमत क्या है? मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं है इनकी कीमत। ढेले बराबर भी कोई नहीं पूछता इन संस्कारों को। आज के जमाने में जिसके पास पैसा है वह भगवान है, और उसी के नियम कानून यहाँ चलते हैं। वही इस दुनिया में सबसे अच्छा है जो सबसे ज्यादा अमीर है। हमें दुनिया की पढ़ाई नहीं पढ़नी है, मोहनदास गुस्से से बोले। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अब आगे तुम क्या करने वाले हो इशिका के साथ। इशिका के बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है पापा। यह हम दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है। आरब, मोहनदास गुस्से से चीखे। मैंने कहा ना पापा, आप गुस्सा मत करिए। यह हम दोनों के बीच की बात है और हम दोनों उसे समझ लेंगे। लेकिन बेटा ये ठीक नहीं है। कांता देवी उन दोनों के बीच में आते हुए बोली। अब चाहे जैसे भी शादी हुई हो, चाहे जिस लिए भी तुमने शादी की हो, मगर ये मत भूलना कि इसी का अब तुम्हारी बीवी है, इस घर की बहू है बेटा। रंजिशें खत्म करने से खत्म होती हैं और बढ़ाने से बढ़ती हैं। मेरी बात मान, पिछली बातों को भूल जा और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। इशिका को दिल से अपना ले। इसी में सबकी भलाई भी है और जीवन में सुख शांति भी। मम्मी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिसकी वजह से आप लोगों को या किसी और को कोई तकलीफ हो। मगर आप भी प्लीज मेरे और ऋषिका के बारे में इतना मत सोचिए। यह हम दोनों के बीच का मामला है और इसे आप हम दोनों के बीच ही रहने दीजिए। बेटा, मम्मी अगर मैं सब कुछ भुलाकर ऋषिका को माफ भी कर दूं तो क्या ऋषिका इस रिश्ते को अपनाएगी? नहीं मम्मी, मेरे भूलने से वह भी पुरानी बातों को नहीं भूल जाएगी। उसकी नज़रों में तो मैं ही गुनहगार हूँ। अगर उसे ऐसा लगता है तो मैं उसे समझाऊंगी। नहीं मम्मी, मैंने कहा ना कि इसे हम दोनों के बीच में ही छोड़ दीजिए। मैं उसे समझाऊंगा मगर अपने तरीके से। प्लीज आप लोग मुझ पर विश्वास रखिए। ठीक है, हम तुझ पर विश्वास कर रहे हैं, मोहनदास बोले। मगर एक बात याद रखना, इशिका भी तेरी तरह मासूम है। उसे फंसाया गया है। उसकी कोई गलती नहीं थी। गलती तो थी मम्मी, आरब गुस्से से मन में बोला। उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया, और अब उसे मुझ पर विश्वास न करने की सजा जरूर मिलेगी। और मैं अपने इस फैसले को बदलना नहीं चाहता और ना ही बदलूंगा। मुझे कुछ काम है पापा, मैं अभी आया। इतना कहकर आरब चुपचाप वहां से चला गया। खत्री हाउस। भाई साहब, अब हमें यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। रोनित इस वक्त अपने माता पिता के साथ खत्री परिवार के सामने खड़ा था, और रोनित के पिता निहाल श्यामलाल खत्री के यहाँ से जाने की इजाजत मांग रहे थे। भाई साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि यह सब आपके साथ हुआ। श्यामलाल खत्री अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोले। तो रोनित के पिता ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो होना था सो हो चुका। हमें इसमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ रहकर भी क्या करेंगे? बस इसलिए यहाँ से जाने के लिए आपसे इजाजत लेने आए हैं। भैया भाभी, आप लोगों को कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। वह अरब जबरदस्ती हमारी इशिका से शादी करके चला गया है। हम उसे वापस ले आएंगे और फिर हम रोनित की शादी इशिका से करवाएंगे। अमाना, तुम अब फालतू की बकवास मत करो। शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं, किस्मत का खेल होता है। चाहे जैसे भी शादी हुई हो, मगर इशिका अरब की पत्नी है। तुम बेकार में ही रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। अमाना के भाई निहाल अपनी बहन और उसके इरादों को अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन्होंने इस समय अमाना को चुप रहने का आदेश दिया। और ये देखकर अमाना के साथ रोनित भी किलस कर रह गया कि उसके माँ बाप ही उसके दुश्मन है। डैड, आंटी ठीक कह रही हैं। हमें एक कोशिश तो करनी ही चाहिए इशिका को अपने साथ वापस लाने की। आपको क्या लगता है इशिका माँ अरब के साथ खुश रहेगी? नहीं, आपने देखा ना कैसे गन की नोक पर उसने शादी की उससे। और आप तो जानते हैं कि जबरदस्ती कोई किसी रिश्ते में खुश नहीं रह सकता। बिल्कुल बेटा, और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ। निहाल अपने बेटे रोनित को आंख दिखाते हुए बोले कि जबरदस्ती किसी भी रिश्ते को जोड़ना नहीं चाहिए, वरना कोई भी खुश नहीं रह सकता है। रोनित ने अपने पिता की बातों का अर्थ समझकर गुस्से से मुंह फेर लिया। माफ कीजिएगा निहाल भाई साहब, नीरज खत्री बोले। मगर अबाना इस बार सही कह रही है। मैं अपनी बेटी को
वो सारब के साथ जबरदस्ती बंधने नहीं दूंगा। मेरी बेटी वहाँ कभी खुश नहीं रहेगी और उसकी खुशियों के लिए मैं उसे वापस जरूर लेकर आऊँगा। मैं अपने वकील से बात करता हूँ और उसे कल ही लेकर वापस आता हूँ। यहाँ अनबय ने जब अनंत को देखा तो खुशी से किलकारी मारने लगा। डैडा डैडा। उसकी मीठी और किलकारी भरी आवाज सुनकर अनंत के चेहरे पर ढेर सारी खुशी आ गई और वह दोनों हाथ फैलाकर अपने बेटे के पास आ गया। मेरा प्रिंस, क्या कर रहे हैं आनंद? गीले हैं आप, हमारे बेटे को सर्दी लग जाएगी। जाइए पहले कपड़े पहन लीजिए। पहले ये बताओ तुम इतनी शर्मा क्यों रही थी मॉम के सामने? अनंत शरारत से बेटे को गोद में उठाता हुआ बोला। उसकी बात सुनकर अनन्या मुस्कुरा दी। जवाब नहीं दिया तुमने? क्या जवाब दूं? यही कि तुम इतना शर्मा क्यों रही थी मॉम के सामने? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं था। अच्छा, मुझसे पूछने से पहले आप ये तो बताइए, आप इतना क्यों शर्मा गए कि सीधे बाथरूम में ही घुस गए? अनन्या ने अनंत की तरफ देखकर हंसते हुए कहा। और वैसे भी आपने तो अभी कुछ किया भी नहीं था। अनंत मुस्कुरा दिया। मैं शर्मा थोड़ी रहा था, मुझे तो नहाने जाना था इसलिए। अच्छा, 2 मिनट पहले तो नहाने नहीं जाना था। अनन्या की बातों पर अनंत हंस दिया और एक हाथ से अनबय को पकड़े हुए दूसरे हाथ से अनन्या को खींचकर खुद से सटा लिया। अगर उस समय कुछ नहीं किया था तो अब कर लेता हूँ। इतना कहकर वह अनन्या के गाल पर किस कर देता है। अनंत, आप भी ना, अपने बेटे के सामने ही। अनन्या शर्माकर मुस्कुरा दी। मम्मा डैडा किसी, मम्मा डैडा किसी। नन्ना अनबय ताली बजाकर हंसने लगा और फिर खुद भी अनन्या के गाल पर किस कर देता है। उसकी इस हरकत पर दोनों हंस दिए। फिर अनन्या और अनंत दोनों एक साथ उसके गाल पर किस करते हैं। अनन्या, मम्मा लव यू प्रिंस। अनंत, एंड डैडा लव यू प्रिंस। अब डैडा को भी किसी करो प्रिंस। अनंत अपने गाल की तरफ इशारा करता हुआ बोला तो अनबय ने उसके गाल पर किस कर दिया। फिर उसने अनन्या की तरफ अपने गाल बढ़ा दिए। अनन्या, मैंने तुमसे प्यार कर लिया, अब तुम्हारी बारी। अनंत। अनन्या शर्माकर झूठे गुस्से से बोली। क्या आनंद? प्लीज, मैंने आपको किसी दिया तो आपने मुझे रिटर्न किया ना? तो अपनी मम्मा को भी बोलो कि मेरी किसी रिटर्न करें, वरना मैं खुद से भी ले लूंगा। वैसे याद तो है ना तुम्हें कि मैं अपनी किसी कैसे रिटर्न लेता हूँ? अनंत मुस्कुराते हुए शरारत से बोला। चलो अब जल्दी से मेरी किस रिटर्न करो। अनंत, आप पूरे के पूरे बच्चे हैं। हाँ, तो मैं इतनी जल्दी बूढ़ा होना भी नहीं चाहता। कम फर्स्ट। फिर अपने गाल की तरफ इशारा करता है। आन्या। अनन्या की आवाज पर अनंत और अनबय दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगे तो अनन्या ने धीरे से अनंत के गालों पर किस कर दिया और दूसरी तरफ चेहरा घुमा लिया। अनंत उसे ऐसे शर्माते देख मुस्कुरा दिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।